नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चल रहा है, जिसका ये लास्ट पार्ट है। इसके 3 पार्ट पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। चलिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षकता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं क्रेच, बालवाड़ी, शिशु स्कूल या ढाईघर या रिमांड गृह। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए क्रेच। ठीक है, देखिए ये संस्थाएं क्या हैं? ये सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जिसमें गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपने बच्चों को घर की बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं और फिर शाम तक आकर उनको ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्रेच 1 से 2 वर्ष के शिशुओं को देखभाल के लिए सार्वजनिक स्थान है। यहाँ शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, देखिए, और जो आपका ये बालवाड़ी है, ठीक है, इसमें 2.5 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था है। जो रिमांड गृह है, ये कोई बच्चों की देखरेख की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये सुधार गृह है। जिन बच्चों ने कोई अपराध किया है या कुछ ऐसी उन्होंने चीज़ें की हैं जिसमें उनको सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, उनका उनका जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसे जिस तरह से उनको पाला पोसा गया है, अगर उसमें कोई कमी है तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए उनको रिमांड गृह में भेजा जाता है। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। ठीक है, जिनसे कोई अपराध हुआ हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलता पूर्ण प्रसव। तो इसको देखिए, अगर आपसे प्राकृतिक प्रसव पूछा है तो कृत्रिम प्रसव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव भी नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल का मतलब तो हो ही गया ना कि भाई जो किसी चीज़ की यंत्रों की मदद से किया गया हो। वो जटिलता, अगर आपसे प्राकृतिक पूछा गया तो वो जटिलता पूर्वक भी नहीं होगा, तो वो क्या है? ये स्वाभाविक प्रसव है। जो आपका प्राकृतिक और स्वाभाविक दोनों चीज़ें लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो जो आपका प्राकृतिक प्रसव है, ये क्या है? स्वाभाविक प्रसव है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। गर्भा के 3 माह, ठीक है, प्रथम, आरंभिक, तृतीय या अंतिम। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 कौन से माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह जो हैं उसको ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। जब 8वां हफ्ता है तब से लेकर जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता, जब तक वो जन्म नहीं लेता, तब तक भ्रूण को क्या कहते हैं? फीटस, भ्रूण, युग्मनज या अंड क्या कहलाता है? तब तक वो कहलाता है फीटस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनाइड्स या करक्यूमिन। क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, करक्यूमिन। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है। ये ब्लॉचिंग नहीं है, ब्लीचिंग होगा। ठीक है, ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवियों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना या रासायनिक क्रिया को दरी करना। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी में कोई मिस्टेक है। ठीक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? जो आपका ये फल संरक्षण का जो प्रोसेस है, इसका क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देना, उनको नष्ट करना। ठीक है, और ये ब्लॉचिंग नहीं, आपका ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग पढ़िएगा इसको। देखिए, नेक्स्ट है, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं अम्लीय पीएच में, क्षारीय पीएच में, न्यूट्रल पीएच में या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, जो अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये न्यूट्रल पीएच में आपके जो है वो विकसित होते हैं।
देखिए अगर विलयन जो है आपका अम्लीय होगा तो भी उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, अगर वो बहुत अधिक क्षारीय होगा, पीएच वाला होगा, तो भी उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है यानी कि सामान्य है, ठीक है, और तो उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक है? ऑर्गोट, फ्यूजेरियम, और क्या है, एफ्लाटॉक्सिन, पेनिसिलियम। तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ्लाटॉक्सिन। देखिए यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का जो जीवाणु है उससे संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। जो आपका एफ्लाटॉक्सिन है ये विभिन्न जहरीले कार्सिनोजेंस हैं जो कुछ मोल्डो विशेष रूप से एस्परजिलस प्रजातियों द्वारा निर्मित होते हैं। इस जीवाणु द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूं, बाजरा, कसावा, चावल, मिर्च आदि जो है वो सबसे शीघ्रता से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 50 ग्राम, 0 से 5 ग्राम पर किलोग्राम ग्राम शरीर वजन, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन, या 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन। तो कितनी ज़रूरत होती है जो प्रौढ़ व्यक्ति है उनमें प्रोटीन की? उसमें होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 किलोग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन की। नेक्स्ट देखिए, 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम पर डे, मतलब एक दिन में उनको कितने ग्राम जो प्रोटीन का हिस्सा है किशोरों को चाहिए? 50, 57, 63 या 68। तो कितना हिस्सा चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका कितना है? आपका है ऑप्शन नंबर ए, 50। देखिए जो किशोर लोग हैं, मतलब जो किशोर बालक बालिकाएं हैं 16 से 18 वर्ष तक के, उनको एक दिन में कम से कम जो 50 ग्राम प्रोटीन है वो चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका हालांकि फोकस करके लड़कियों के लिए लिखा है, लेकिन ये उससे इतना ही होता है। और जो किशोर जो लड़के होते हैं उनमें 50 से 60 के बीच में होता है। हालांकि जो लड़कों के लिए जो स्टैंडर्ड नंबर है वो है आपका 60 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट देखिए, पीने के पानी का TDS होना चाहिए L 50 mg पर लीटर, 300 से 500 mg पर लीटर, 500 से 600 mg पर लीटर, या 50 से 150 mg पर लीटर। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 से 150 mg पर लीटर, जो पीने के पानी है उसका TDS। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कारण, आयोडीन के कारण, कैल्शियम के कारण, या लोहे के कारण? तो ये किसके कारण होती है? ये होती है आपकी आयोडीन के कारण। देखिए जब आपने अगर टीवी पे या कहीं किसी भी चीज़ में नमक के ऐड देखे होंगे तो आपने देखे होंगे आयोडीन जो बनाए हमारे दिमाग को और भी ज़्यादा शक्तिशाली या और भी ज़्यादा तेज़। तो भाई इसका क्या मतलब है, इस तरह से प्रचार क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो हमारा नमक है उसमें वो क्या दिखाते हैं कि हमारे नमक में बहुत सारा आयोडीन है, जिसको खाने से क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ी से चलेगा। ठीक है, तो जो मंद बुद्धि है ये किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है आपकी आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखिए, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षा अभिव्यक्ति होती है एक आश्रित चर, स्वतंत्र चर, अंतः निर्भर चर, या सहसंबंध। तो ये क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षा एक आश्रित चर के रूप में अभिव्यक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए और आश्रित चर क्या होता है ये भी देख लीजिए। आश्रित चर वह है जिसमें हम प्रयोग में मापते हैं कि प्रयोग के दौरान क्या प्रभावित होता है। आश्रित चर स्वतंत्र चर के प्रति प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है। जो आपका आश्रित चर है, ठीक है, जो आपका आश्रित चर है ये आपके स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, या उक्त तीनों में।
तो ये किस में होता है? देखिए, जो सामाजिक नियंत्रण है आपका, ये छोटे समुदायों, एक ग्रुपी समुदायों और धर्म को महत्व देने वाले इन तीनों ही प्रकार के समुदायों में बहुत दृढ़ या बहुत ही कट्टर टाइप का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले द्वारा, गुरविच तथा मूरे द्वारा, लेपियर द्वारा या कार्ल मैनहीम द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कूले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं: परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल या उपर्युक्त सभी। तो ये क्या है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कौन से कार्य होते हैं? ये होते हैं आपके, देखिए, जो ये परिवार नियोजन इसका हिस्सा नहीं है, माता और शिशुओं की देखभाल भी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन महिलाओं के प्रसव के समय जो महिलाओं की देखभाल है वो इनका कार्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है: निरंकुश शैली, अभिव्यक्त शैली, अनुज्ञाप्रद शैली या आक्रामक शैली? तो इनको कौन सी शैली कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कौन सा? चावल की प्रोटीन, जेलेटिन, दाल प्रोटीन या अंडा प्रोटीन? तो ये कौन सी है? देखिए, आपको इससे इतना तो पता ही होगा कि जो दाल और अंडे की प्रोटीन है ये अपने आप में एक संपूर्ण प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन होगा वो ऑप्शन ए और बी में होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन। ठीक है, देखिए, इनमें से क्या है? जो जिलेटिन है वो अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस तथा सल्फर भी पाए जाते हैं। मतलब फास्फोरस और सल्फर की मतलब काफ़ी कम मात्रा यानी कि अल्प मात्रा होती है। और प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, आपसे ऑप्शन करके ये भी पूछा जा सकता है, आपको कई चीज़ें दे दी जाएंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो शरीर है उसकी वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपका ऑप्शन होगा प्रोटीन। ठीक है, और जो प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन है वो शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण? तो वो कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। किनकी जरूरत होती है भोजन में? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन सी की? तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में आपके ऑप्शन नंबर ए, वसा होना चाहिए, तभी जो है ये आपका कैरोटीन का जो आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन है वो हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। कौन सा? विटामिन ई, फास्फोरस, लौह तत्व या सभी विकल्प सही हैं? कौन सा करता है? इसमें करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। नेक्स्ट देखिए, परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं: परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता या उपर्युक्त सभी? कौन से होते हैं परामर्श की क्रिया के घटक? तो परामर्श की क्रिया के घटक देखिए, परामर्श के लक्ष्य भी है, सेवार्थी भी है और परामर्शदाता भी है। तो आपकी जो परामर्श की प्रक्रिया के घटक हैं ये हो जाएंगे ये सभी। देखिए भाई, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना कि अगर सबसे पहले तो एक सेवार्थी होना चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए। ठीक है, और भाई वो किसी मकसद से ही तो आया होगा ना, तो परामर्श का लक्ष्य भी होगा और परामर्शदाता तो होगा ही, क्योंकि वो जिससे अगर कोई होगा ही नहीं तो वो परामर्श लेगा किससे? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपसे फिर से यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, परामर्श के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, विरोध मत का ना होना, दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं,
या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, परामर्शदाता को यदि परामर्श को प्रभावी बनाना है तो उसे कुछ बातें हैं उनसे बचना चाहिए, जैसे कि परामर्श के साथ संघर्ष की स्थिति बनने से बचाना चाहिए, ठीक है, दबाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए, पक्षपात से बचना चाहिए, और उसको क्या निष्पक्ष रहकर सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और सलाह से नाराज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए आपसे पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4, 5, 6 या 8? तो देखिए, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और वो 6 क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं ये कौन कौन से हैं, ये आप कहीं पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो आपके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये है अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और पूर्व भूमध्य सागरीय एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, ठीक है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? लुडविग रॉशमैन ने, ए रशेल ने, कोफी अन्नान ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, जो यूनिसेफ की स्थापना है इसमें आपके पोलैंड के एक चिकित्सक थे लुडविग रॉशमैन, इन्होंने क्या की थी, इनकी मुख्य भूमिका थी यूनिसेफ की स्थापना में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुडविग रॉशमैन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।